हो गया ना। नमस्कार दोस्तों, मेरे पास नहीं आ रही आवाज। हेलो, गए नहीं। एक बार देखना भाई, आवाज आ रही है क्या? आगे से लेके उससे अच्छा, इसको रखना सुरेश भाई। आ रही है। ये लिंक हाँ हाँ, अब आई। गुड इवनिंग सभी को। जय दरबार की शरण भाई, जय दरबार की। ये शेयर कर दो एक बार भाई, क्लास चालू करें अपनी। मैं बोल रहा अब आवाज कम रखते हैं ताकि आवाज दिक्कत नहीं हूँ। हो। कभी आवाज दिक्कत होती है। ठीक है। कमेंट आराम से लिख के करना। ये आएंगे कमेंट चाहिए। कमेंट ले लो, हाँ डायरेक्ट ही अपना था। नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का श्री राम क्लासेज डिफेंस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं खान सर। और आप सभी जल्दी से आ जाए, लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। आप सभी लाइव आ जाएंगे जल्दी से और दबाकर क्लास को लाइक और शेयर करते रहे दोस्तों। जितने अधिक संख्या में जुड़ोगे उतना ही अधिक आपको मजा आएगा। और आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, मगर जो इंडियन हिस्ट्री में जो यहाँ पर आपको श्री राम कोचिंग क्लास है, जो आपको मैटर देगा कहीं नहीं मिलेगा। आप मिला लेना, देख लेना। सरवणलाल गुजर, जय दरबार की। धीरज शर्मा, जय श्री सियाराम। कृष्णा, गुड इवनिंग। बिल्कुल, माया, गुड इवनिंग। सरवणलाल गुजर, शेयर करो भाई। जो मैथ्स की क्लास होगी इस लिंक से नहीं चलेगी। एक लिंक और शेयर कर रखा मैंने, वरना जैसे क्लास खत्म होगी ना उसके तुरंत बाद आप चैनल पे जाना वापस, और अगली क्लास चालू हो जाएगी अपनी मैथ्स की। वो दूसरे लिंक से स्टार्ट होगी, इस पे कंटिन्यू नहीं देगी। ध्यान रखना आप, है ना। आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही है ना? चलो, एक मिनट में माइक लेके बता देता हूँ। अपनी मैथ्स की जो क्लास है इसमें कंटिन्यू नहीं रहेगी। ये क्लास जब फिनिश होगी ना, समाप्त होगी 8:30 बजे, तो ये लिंक बंद हो जाएगा। एक बार की क्लास बंद होगी, 2 मिनट बाद में वापस मैं लाइव आऊंगा, उसमें मैथ्स की क्लास चलेगी अपनी। ठीक है। उसके लिए वैसे मैंने अलग अलग लिंक भेज रखा है। जेके का लिंक अलग है और मैथ्स का अलग है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो शायद। ठीक है, बाकी लिंक नहीं भी मिला हो आपको, आप कई बार से जुड़ रहे हैं, तो आप अपने चैनल पे आना 8:30 बजे। जैसे क्लास रुकेगी ना आपकी, तो ये जैसे बंद होगा आप आना चैनल पर और आपको वापस लाइव क्लास दिख जाएगी। ठीक है। हाँ, दिलकुश वर्मा, आवाज अब आ रही है। पहले मैंने माइक नहीं लिया था, अब आवाज आ रही है। ठीक है, तो आप पढ़िए खान सर से। ठीक है, जीके पढ़िए। आप बहुत अच्छे टीचर हैं। और आप कल देखा है, परसों क्लास हुई थी, अच्छा रिस्पॉन्स था सभी का। कंटिन्यू चलेगी क्लास, और आपके लिए ही व्यवस्था कर रहे हैं, और इतने दूर से चलकर सर सिर्फ आपके लिए ही आ रहे हैं। ओके भाई, क्लास को शेयर कर दो ताकि सभी लोग आ जाए। ठीक है सर। धन्यवाद राम सर का। देखिए, सभी लाइव आ जाएं और सभी जल्दी से जुड़ जाएं। क्लास को दबाकर शेयर करें अधिक से अधिक। और जितना आप शेयर करोगे क्लास को, जितना लाइक करोगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप अगर सब टाइम पर आ जाएं तो फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। जगदीश लावता, राम राम। दिलकुश वर्मा, धीरज शर्मा, कमल गुजर, सभी का मोस्ट वेलकम है श्री राम कोचिंग क्लासेज डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आप आए, हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, सही है। आप सभी की उपस्थिति हो जाए तो सब आप अपनी अटेंडेंस दे दो और दबाकर लाइक और शेयर कर दो। आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक लग जाएगी और उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है बड़ी रोचक रहने वाली है। और जो क्लास आपको मिलेगी यहाँ पर श्री राम डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, वो आपको बहुत अलग क्लास मिलेगी। अलग ही आपको आनंद आएगा और बड़े आनंद के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं राम सर आप सबके लिए, किशनगढ़ के जो युवा हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में। तो फिर मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा।
अगर आप सभी आ जाते हैं टाइम पर तो हम शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे, अपने सपनों को साकार करने में और ज्यादा व्यस्त रहें। कहते हैं कि जीवन जो मिलता है ये बड़ा अनमोल है, और अगर इसमें हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए तो फिर मतलब ही नहीं है। और जिंदगी मिली है तो हमें शुक्रिया अदा करना होगा। और कहते हैं, चंद लाइनों के साथ में क्लास की शुरुआत करना चाहूंगा। कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हो जब आग लगी है सीने में। तो आप अपने सीने में आग लगा लो, और इस आग की लो इतनी होनी चाहिए कि आग ठंडी नहीं पड़नी जब तक आप मंजिल को प्राप्त ना कर दो, अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। कल्पना चौधरी, राम राम। मनीषा बांगड़ा, आपका भी स्वागत है। रेणु गुजर, आपका भी स्वागत है। शरणलाल, बिल्कुल अगेन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं। खान सर, आप ऐसे ही बने रहें, अपना प्रेम प्यार ऐसे ही दिखाते रहें। कृष्णा, बिल्कुल आपका अभिवादन हमने स्वीकार कर लिया है। जगदीश लालता, बिल्कुल ये आग जो आप भेज रही है, आग बंद नहीं होनी चाहिए। ये आग अभी से लगा लो, और इस आग को इस तरह लगाओ कि जब तक लक्ष्य ना मिले ये ठंडी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि कोयले पर अगर राख आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि उसमें आग नहीं है। उस राख को हटाकर देखो, आप नई शुरुआत कर सकते हो। जिंदगी आपको लूजर को भी विनर बनने का मौका देती है, और यही प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आया है, यानी राम सर लेके आए, श्री राम क्लास एज डिफेंस एकेडमी किशनगढ़। अगर आप सभी आ गए हैं तो मैं शुरुआत कर दूं क्लास की। एक बार फिर मैं पुनः आपसे कह रहा हूं कि आप क्लास को लाइक करें, दबाकर शेयर करें इसको, और जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना ही आपको मजा आएगा और हमें भी मजा आएगा। तो क्योंकि आप और हम का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है कि हम आपकी सफलता के हिस्से बने। सफल आप हो, बस थोड़ा क्रेडिट हमें मिल जाए, इसलिए हम कर रहे हैं। तो आप देखिए, हम चाहते हैं कि किशनगढ़ के जो युवा हैं और किशनगढ़ के आसपास के जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण परिवेश है, उस लोगों को यानी ऑनलाइन शिक्षा मिले, क्योंकि आजकल ऑनलाइन डिजिटल जमाना है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं श्री राम कोचिंग क्लासेस के द्वारा आपका फिर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अब मैं क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं। आप सभी जुड़ चुके हैं, और अधिक से अधिक क्लास को दबाकर शेयर करें और लाइक करें। देखिए, आज की जो टॉपिक अपना रहने वाला है वो है, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। कहते हैं कि अगर इंडियन हिस्ट्री में अगर हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता, आप इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि विश्व की सब पहली नगरीय सभ्यता है। पहली नगरीय सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ के लोगों ने कांसा बनाना सीख लिया था। और ये किस काल की सभ्यता है, तो आपको ध्यान रखना लाडलो, ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। मैंने जब आपकी हिस्ट्री की शुरुआत की तो मैंने बताया था आपको कि आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा है, जिसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लिखित सामग्री प्राप्त हुई है, लिखित प्रमाण हमें मिले हैं, मगर वो हमारे लिए आज भी क्या है, अपठनीय है। तो हम अपठनीय है तो हमारे पास वो ज्ञान आधा अधूरा है। इसलिए इस हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में डाला गया है। और इसका मतलब है कि लिखी हुई जो सामग्री मिली हुई है, जो साक्ष्य मिले, हम आज तक उनको पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी कहा जाता है। तो देखिए, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की देखिए, शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन विश्व की 4 सभ्यताएं थी। सबसे पहले है मेसोपोटामिया सभ्यता, जो दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई। दूसरी है दोस्तों, वो है मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के किनारे विकसित हुई। तीसरी है अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। चौथी सभ्यता दोस्तों, वो है चीन की सभ्यता, जो हांगहो नदी के किनारे विकसित हुई। साइंस विद एम के सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप आए, आपकी प्रेजेंट बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका।
तो देखिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत जो होगी हमें समझना होगा कि सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं विश्व में कौन कौन सी थी, क्योंकि हमें यह पता भी तो होना चाहिए कि ये नगरीय सभ्यता कैसे हुई। जितनी भी इसके समकालीन सभ्यताएं थी वो सभी की सभी ग्रामीण सभ्यता थी। अगर आपने 11th क्लास के एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है तो उसमें साफ लिखा हुआ है, यानी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता है। अगर भारत की तरफ से बात करते हैं तो भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता है वो है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता में शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। देखिए हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं, यानी हड़प्पा सभ्यता की समकालीन विश्व की, इसमें हड़प्पा सभ्यता की विश्व की समकालीन कौन कौन सी है। निशा वर्मा, निशा जहांगीर, बिल्कुल, जय श्री राम, दिलकुश वर्मा, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पहली है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, पहली सभ्यता है जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता दोस्तों कहां पर है, यानी ये आपको मिलेगी दजला और फरात, दो नदियों के किनारे दजला और फरात नदियां कहां पर है, इराक में। वर्तमान की लोकेशन कहां आती है, इराक में। जब भी आप सभ्यता को अध्ययन करेंगे तो हमें एक ही चीज मिलती है कि विश्व की कोई भी सभ्यता हो वो किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित हुई। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि मानव का प्राथमिक कार्य क्या है, प्राथमिक क्रिया क्या है, वो है कृषि और पशुपालन। नदियां जहां होगी वहां पर क्या मिलेंगे, उपजाऊ मैदान मिलेंगे, और उपजाऊ मैदान मिलेगा, नदी में क्या मिलेगा, आपको पानी मिलेगा। तो मानव क्या करेगा, वहीं पे उपजाऊ मैदान में खेती कर लेगा और पास में उसको पानी सिंचाई के लिए मिल जाएगा। तो विश्व की जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है, जो सभ्यताएं जहां पनपी है वो किसी ना किसी नदी के किनारे पनपी है। तो ध्यान रखना, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात दो नदियों के किनारे विकसित हुई, और ये कहाँ है, इराक। ये ध्यान रखना विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता है। दूसरी है वो है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे है। मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे। और आप, महेंद्र तंवर, आपका भी वेलकम है। नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसका पानी नीला है इसलिए इसको नील नदी कहा गया है। नेक्स्ट है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। ये कहां पर विकसित हुई, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। और ये कहां है, भारत, जिसको हम अध्ययन करेंगे। और वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता। शुरुआत में इसका नाम क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता। और चौथी है दोस्तों वो है आपकी चीन की सभ्यता।
और ये किस नदी पर है? चीन की नदी है हांग हो नदी। तो यह है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की समकालीन चार सभ्यताएं, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है? दजला और फरात। फरात जो नदियां हैं कहाँ है? इराक में। बागचंद गुजर आपका भी मोस्ट वेलकम है। गणेश चौधरी आपका भी मोस्ट वेलकम इस क्लास में। सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं, खान सर अगेन। आप ऐसे अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखें श्री राम कोचिंग क्लासेस के साथ, और हम आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। आपका प्रेम अद्भुत बना रहे, और ये प्रेम ऐसे रहेगा तो ये प्रेम यानी बहुत आगे तक जाएगा। आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए हमारा पुरजोर प्रयास रहेगा, और बस हम आपकी सफलता का हिस्सा बनना चाहते हैं। बस आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें। बिल्कुल गणेश चौधरी जी, आपने कहा एक नंबर है, बिल्कुल मैं एक नंबर, तो आप भी एक नंबर होना चाहिए। मैं वादा करता हूं कि आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको भी एक नंबर मिल जाएगा। देखिए, ये चार आपने आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ें। आगे देखिए, आगे आपकी ये सभ्यता की शुरुआत हो रही है कैसे? आपको पता होना चाहिए, अगर सिंधु सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को किस काल में डाला गया है? हमने शुरुआत की थी, मैंने उस समय भी जिक्र किया था और अब और जिक्र कर रहा हूं। हड़प्पा सभ्यता का काल कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। आप सबको ये विदित होगा, ये जानकारी होगी कि आद्य ऐतिहासिक का मतलब क्या है। कि हमें, मैंने बताया था कि यहां पर हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले। मैंने जब शुरू में क्लास ली थी बताया था आपको, प्राग ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आपको। आद्य ऐतिहासिक काल में भी आपको पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ऐतिहासिक काल में भी आपको पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर मैंने बताया था कि लिखित प्रमाण आपको कहां नहीं मिले हैं? प्राग ऐतिहासिक काल में हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है। तो वो जहां लिखित प्रमाण नहीं होता उसे इतिहास में क्या कहते हैं? अतीत। क्या कहते हैं? अतीत। जहां लिखित प्रमाण नहीं मिलते उसको इतिहास में कहते हैं अतीत, बीता हुआ समय। यानी उसके बाद जहां हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, कहां मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में, आद्य ऐतिहासिक काल में, मगर वो हमारे लिए क्या है? अपठनीय है। उनको हम आज तक नहीं पढ़ पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि इनकी लिपि है वो हमें आज तक समझ में नहीं आई। तो यहीं से आपका हड़प्पा का सभ्यता का टॉपिक शुरू हो रहा है। किस प्रकार देखे लाडलो, कैसे होगा? गणेश चौधरी क्लास, भागचंद गुजर, हाँ बिल्कुल। कल्पना चौधरी मस्त पढ़ा रहे, बिल्कुल अच्छा लगा आपका कमेंट, आपका मोस्ट वेलकम है। राम प्रसाद सेन सर, आपके पढ़ाने की ट्रिक अच्छी है, क्या बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम आपका कि आप जुड़े हैं। और ऐसे ही बस आप कमेंट देकर हमारा हौसला बढ़ाते रहें। माही गुजर मस्त पढ़ा रहे, बिल्कुल बच्चा, अच्छी बात है, ऐसे ही आप जुड़े रहे। आद्य ऐतिहासिक काल देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या मिला आपको? लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हम इनको क्या नहीं कर पाए हैं? पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? अपठनीय है। अपठनीय है। अपठनीय का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? आज तक इनको, इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। देखिए लाडलो, हमारा प्रयास ये है कि हम आपको जीरो से हीरो बनाएं। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट इसकी शुरुआत कर सकता था कि भाई कहाँ खोज हुई, किसने खोज की, कब खोजा गया, कहां पर मिली, मगर हमें चलता बिल्कुल आपको फर्स्ट से अर्श तक पहुंचना, यात्रा लंबी। क्योंकि देखो,
क्वेश्चन तो आपको बनते हैं, मगर आपको एक थ्योरी भी समझ में आनी चाहिए, किस प्रकार आप यहां तक पहुंचोगे, आपकी यात्रा रहेगी अपठनीय, क्योंकि आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस काल की है? आदि ऐतिहासिक काल। इसका उपनाम में भी आता है कि हड़प्पा सभ्यता का उपनाम क्या? आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता। लिखित साक्ष्य मिले हैं, अपठनीय है, इसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, और इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? सबसे पहले हम इस लिपि पर आते हैं, उसके बाद फिर हड़प्पा में चलते हैं, क्योंकि कारण क्या था कि ये आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। साक्ष्य मिले मगर हम क्यों नहीं पढ़ पाए? और इसी के अंदर आदि ऐतिहासिक काल में एक और सभ्यता आती है, वैदिक सभ्यता। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वेदों को लिखा नहीं गया है, वेदों का संकलन किया गया है, और वेदों को मौखिक श्रुति ज्ञान था, जो बाद में इसको बहुत आगे जाकर इसको संकलित किया गया है। तो देखिए आगे, अब आपकी शुरुआत हो रही है कि यहां पर जो लिपि मिली है, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, लिपि जो मिली है, लिपि कैसी मिली है? देखिए आप, इस लिपि को कहा जाता है भाव चित्रात्मक। कीलाक्षर। देखिए आप, ये लोग क्या करते थे, अपने मन के भावों को चित्रों के माध्यम से उकेरते थे। ये लोग क्या करते थे, हड़प्पा वासी या सिंधु घाटी सभ्यता वासी अपने मन के भावों को चित्रों के माध्यम से उकेरते थे, इसलिए इसको भाव चित्रात्मक कहा गया है। और जो लेखनी मिली है, जैसे आज भी हम पढ़ रहे हैं, आज भी हम लिख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे लाइट पेन की जो आगे की नोक है वो कील की तरह, आप भी शायद नोट्स बना रहे हैं, तो आपकी जो पेन की नोक है वो भी कैसी है? कील की तरह है। इसलिए इसको कहा गया है कीलाक्षर। इस लिपि की विशेषता क्या थी? ये लिपि क्यों नहीं पढ़ पाए, क्यों हमें समझ नहीं आई, इसके पीछे क्या रीजन था? हाँ, जब यह शारदा गुजर, जब मैं आगे उपनाम लिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, काश्य युगीन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, विश्व की आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, सारी चीजें होगी। देखिए, तो भाव चित्रात्मक किला अक्षर लिपि, देखिए किस प्रकार ये लिपि कैसे लिखी जाती थी। सबसे मेन बात है, ये लिखी जाती थी दाएं से बाएं, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। किस प्रकार? इस प्रकार, यानी यहां से शुरू हुई ये लिपि, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, यानी इनका जो लिखने की जो कलम थी वो उठती नहीं थी, सीधी चलती थी दाएं से बाएं। हाँ बिल्कुल माया, आपकी बिल्कुल सही बात है, जिस प्रकार उर्दू लिखते हैं वैसे हम देवनागरी लिपि में तो बाएं से दाएं लिखते हैं, जबकि उर्दू में दाएं से उल्टा लिखा जाता है। बिल्कुल शारदा गुजर, बिल्कुल। मोनिका जाट, आपका मोस्ट वेलकम है। देखिए, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, तो ये पॉइंट कौन सा है? दायां। यहां आ गया बायां, फिर इसके बाद वापस ये लिपि जा रही है किधर? दाएं तरफ, दायां, फिर आ रही है वापस बायां, फिर दायां, बायां। तो देख सकते हैं आप, ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, कलम उड़ती नहीं थी दाएं से बाएं। इस लिपि को आप देखो तो कैसे समझ जाओगे कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। अब हम इसको क्या पढ़ें? तो हमें तो किस प्रकार नजर आ रही है कि इस लिपि को और क्या कहा जाता? दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इस लिपि को कहा जाता है लाडलो, यानी सर्पिलाकार लिपि। सर्पिलाकार। देखिए, जिस प्रकार सांप चलता है उसी प्रकार की आकृति लग रही है, तो इसको इतिहासकारों ने क्या नाम दिया? सर्पिलाकार। इसके बाद
इतिहासकारों ने कहा सर्पिलाकार, बिल्कुल मनीषा बांगड़ा, सांप की तरह बिल्कुल सर्पिलाकार नाम दिया गया इस लिपि को। जब गाय, कहते हैं कि जब गाय चलते हुए मूत्र विसर्जन करती है तो इस प्रकार की आकृति बनती है, और इसको इतिहासकारों ने क्या नाम दिया? गोमूत्री लिपि। गोमूत्री लिपि। तो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्पिलाकार, इसको कहा गया है गोमूत्री लिपि, और विदेशी इतिहासकार ने इसको क्या नाम दिया है? ब्रुस्टोफेदन। ब्रुस्टोफेदन, ब्रुस्टोफेदन, ब्रुस्टोफेदस, ब्रुस्टोफेदस, ब्रुस्टोफेदम। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ब्रुस्टोफेदन आए, ब्रुस्टोफेदस आए, ब्रुस्टोफेदम आए, तीनों इसी लिपि को कहा जाता है, इसी के नाम है। पहले कहा गया इसको सर्पिलाकार, सांप की तरह आकृति बनती है, फिर इसको नाम दिया गया गोमूत्री। कहते हैं कि गाय जब चलते हुए मूत्र विसर्जन करती है तो ऐसी आकृति बनती है। विदेशी इतिहासकारों ने कहा ब्रुस्टोफेदन, ब्रुस्टोफेदस और ब्रुस्टोफेदम। बस लास्ट के शब्द का फर्क है न, द और स। न, सॉरी, न, स, म। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इस लिपि को हमने देखा कि लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक है। क्योंकि सर्वाधिक जो आपको चित्र मिलता है वो किसका मिलता है? मछली का। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक जो चित्र मिले किसके मिले हैं? हड़प्पा में मछली के मिले। क्यों? अब कहा जाता है, और इसका प्रमाण भी है, कि हड़प्पा वासी शाकाहारी थे और मांसाहारी थे। सर्वाहारी हम इसको कह सकते हैं। यानी ये मछली को कहते कि जब खुदाई की गई एक घर से, तो रसोई के अंदर से जब मिट्टी को हटाया गया तो वहां पर मछली का कंकाल मिला। इसलिए कहा गया है कि मछली को ये भोजन में प्रयोग करते थे, या हो सकता कि मछली इनको सबसे प्रिय जीव लगता हो, तो बार बार सर्वाधिक जो चित्र मिले हैं वो मछली के मिले हैं। इसके बाद देखिए आपको क्या समझना, और लिपि देखिए भाव चित्रात्मक, अपने मन के विचारों को, अपने मन के भावों को चित्रों के माध्यम से उकेरते थे, और ये लिपि कीला अक्षर लिपि है। अब देखिए आगे इसमें क्या है, इसमें हम लिख सकते हैं कि हमें क्या मिला है। एनसीईआरटी के हिसाब से एक 26 अक्षरों का हमें क्या मिला है? यानी 26 अक्षरों का एक सांकेतिक बोर्ड मिला है, जिस पर 26 अक्षर लिखे हुए हैं। सबसे बड़ा सांकेतिक बोर्ड कहां पर मिलता है? हड़प्पा में। और वो मिलता कहां है? धोलावीरा में। मगर यहां पर देखिए, यहां पर हमें क्या मिलते हैं? इस लिपि में 64 मूल अक्षर मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 64 मूल अक्षर मिलते हैं। अक्षर तो हम कह नहीं सकते यहां पर, क्योंकि अक्षर तो हिंदी में, यहां पर अब मैं समझाने के लिए अक्षर का इस्तेमाल कर रहा हूं। 64 मूल चित्र मिले हैं, 64 मूल चित्र मिले हैं, और चित्रों की संख्या जो मिली है, चित्रों की संख्या, चित्रों की संख्या मिली है 375 से लगभग 400। 375 से 400 के बीच यानी चित्रों की संख्या मिली है। 64 मूल चित्र है, और 26 या अक्षर, चित्र की जगह आप अक्षर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको समझने के लिए, अक्षर। और यहां पर भी आप अक्षर, क्योंकि अब आपको हमें इसे देवनागरी में समझना है। 64 मूल चित्र या अक्षर मिले हैं, 375 से 400 अक्षर मिले। चित्रों की संख्या 26 अक्षरों का क्या मिला है, या चित्रों का क्या मिला है? सांकेतिक बोर्ड। सांकेतिक बोर्ड मिला है। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। और सर्वाधिक जो चित्र मिले हैं, सर्वाधिक
इनके भावों का जो चित्र मिला है, सर्वाधिक चित्र मिले हैं किसके मिले हैं? मछली के। तो आप इस प्रकार देखिए कि इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, कीलाक्षर थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दायां और बायां मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार ये लिखते थे। इसके बाद इस लिपि को इतिहासकारों ने कहा कि सर्पिला आकार की लिपि है। जब गाय चलते हुए मूत्र विसर्जन करते तो गोमूत्र लिपि कहा गया, ब्रुष्टोफेदन कहा गया, ब्रुष्टोफेदस कहा गया और ब्रुष्टोफेदम कहा गया। 64 मूल चित्र या मूल अक्षर जो है 64 है इस लिपि में। चित्रों की संख्या 375 से 400 मानी गई है। 26 अक्षर चित्रों का सांकेतिक बोर्ड मिला है। जो सबसे बड़ा सूचना पट, सांकेतिक बोर्ड को आप क्या लिख सकते हो? सूचना पट। हिंदी सूचना पट। सांकेतिक बोर्ड को आप क्या लिख सकते हो? सूचना पट मिला है। और सर्वाधिक चित्र मिले हैं किसके? मछली के। तो ये लिपि थी। अब देखिए इनकी लिपि में लिखे कैसे जाते थे। देखिए इस प्रकार का हमें मिला है, ऐसी आकृति मिली है हमें, ऐसी आकृति मिली है हमें, ऐसी आकृति मिली है हमें, ऐसा मिला है हमें, इस प्रकार के। अब बताओ इसको क्या पढ़ें? मान लो आप उदाहरण के लिए कि आप श्री राम क्लास से डिफेंस एकेडमी के अंदर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अब मैंने जो लिखा आप उसको अगर पढ़ नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि मैं खड़ा हूं, वो तो आपको पता है, मगर लिखा हुआ क्या मैं इसको समझ नहीं पा रहे हो तो फिर क्या मतलब है? तो इस प्रकार के हमें चित्र मिले हैं और इन चित्रों को कारण ही हमने इसको कहा भाव चित्रात्मक। और ये लिपि आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो आपका टॉप ऑफ मोस्ट क्वेश्चन रहता है वो रहता है, आपसे अगर क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, पूछ लिया जाता है कि सेंधव लिपि को सिंधु घाटी सभ्यता के, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? सेंधव लिपि। ध्यान रखना आप, सेंधव लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया? सेंधव लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ किस किस का आंसर आता है। देखते हैं कि सेंधव लिपि को सबसे पहले या सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया। मैं कमेंट बॉक्स में आपके सवाल का इंतजार कर रहा हूं, आंसर का, कि कौन कौन आंसर देते हैं। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, देखते हैं। मेंशन नहीं, नहीं नहीं ये गलत है, गलत है साहब। मेंशन कैसे होगा? चार्ल्स मेसन तो हो ही नहीं सकता, उसका तो मैटर ही अलग है। कोई बात नहीं मनीष जी, मनीष बांगड़ा, देखो कभी भी आंसर देने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। चाहे गलत होगा, गलत होगा तभी तुम उसको सही करेंगे। अगर गलत अगर आप में ये हिम्मत ही नहीं है, रोहित किशनगढ़, दयाराम साहनी, नहीं ये भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया, सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, हम उस चीज की बात कर रहा हूं। मैं इसकी खोज की या इसकी जानकारी देने वाले की चर्चा नहीं कर रहा हूं। अभी अभी वहां तक गए नहीं, अब चलेंगे, क्योंकि पहले हमने इसकी स्क्रिप्ट समझनी है, उसके बाद हम वहां तक जाएंगे। यात्रा ऐसी होनी चाहिए कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। चलो आपका आंसर नहीं आ रहा, मैं ही दे रहा हूं। यानी सेंधव लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया, हम इसको पढ़ नहीं पाए, अभी हमने प्रयास किया है। तो वो है दोस्तों, उनका नाम है वेडेन महोदय, वेडेन महोदय, जिसने इसको सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया। मगर वो क्या रहे, इसको पढ़ नहीं पाए, तो उनके आगे क्या लगा गया, क्या लिखा गया? असफल। पढ़ने में इसको क्या रहे?
असफल रहे। तो सेंधव लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया? उसका आंसर है वेडेन महोदय। और यानी ये क्या रहे? असफल रहे, इसको पढ़ नहीं पाए, इसको पढ़ नहीं पाए। कहते हैं कि जब ये नहीं पढ़ पाए तो हमारे सीके नाथ, शंकरानाथ, नहीं 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 नहीं, महेंद्र तंवर थे, नहीं, आंसर सही नहीं है। अच्छी बात है, आपने प्रयास किया, आपने कम से कम आगे आने की बोलने की हिम्मत तो रखी, आपने आंसर देने का प्रयास तो किया, हम खुश हुए। और देखिए, भारत में, ये तो विश्व स्तर की बात हो गई, भारत में, भारत में सेंधव लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था? Who's this मैन? भारत में जॉन मार्शल, नहीं नहीं नहीं, दशरथ गुजर, जॉन मार्शल, नहीं नहीं नहीं, जॉन मार्शल तो अब मैं बताऊंगा आगे, आप देखोगे कि जॉन मार्शल का कार्य क्या था, आप देखोगे कि दयाराम साहनी का क्या कार्य था। देखो, हम पढ़ते सब है, लिखा हुआ सबके पास है, सबके पास मैटर है, सबने शायद आपने पढ़ी भी होगी हिस्ट्री। सुभाष काक, नहीं। यहां पर देखिए, भारत में सेंधव लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया था, वो थे दोस्तों नटवर झा। कौन थे? नटवर झा। हाँ, जॉन मार्शल कोशिश, जॉन मार्शल क्यों पढ़ेगा इसको? जॉन मार्शल ने तो, जॉन मार्शल निदेशक था, डायरेक्टर था, उसका काम ये नहीं था, उसने तो बंदों को अलग अलग काम लगाए। बताऊंगा आपको कैसे उसकी यात्रा रही थी। तो देखिए, नटवर झा, नटवर झा ये भी क्या रहे दोस्तों? असफल रहे। देखिए, कई लोगों ने किया होगा, मगर शुरू में जो आता है, शुरू में जो प्रयास करता है उसी को काउंट किया जाता है। तो आप ध्यान रखें, सेंधव लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास करने वाले वेडेन महोदय हैं, जो असफल रहे। और भारत की तरफ से थे नटवर झा, वो भी क्या रहे? असफल रहे। तो आज तक हम इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। ये लिपि हमारे लिए क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये लिपि हमारे लिए क्या है? रहस्यात्मक है। ये हमारे लिए क्या बनी हुई है? रहस्य बनी हुई है। क्योंकि लिखा हुआ तो मिला, साक्ष्य तो में मिल रहे हैं, लेकिन प्रमाण हमारे पास है, मगर हम इसको पढ़ नहीं पा रहे। तो इसलिए हमारे इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग, कौन सी बात बताना चाह रहे हैं, उनके मन के विचार क्या है, वो हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए यानी इस लिपि को क्या कहा जाता है? रहस्यात्मक लिपि भी कहा जाता है। तो आप देखिए, इतना जब असफल हो गए तो देखिए सेंधव लिपि को क्या कहा जाता है? सेंधव लिपि को रहस्यात्मक क्या कहा जाता है दोस्तों? रहस्यात्मक लिपि। कि आज भी जो इसमें लिखे हुए हैं वो हम सबके लिए क्या है? एकदम रहस्य बने हुए हैं। नो नेवर, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इस लिपि में वो लोग क्या प्रदर्शित करना चाह रहे थे, क्या उनके मन के विचार थे। आज तक हम इस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। प्रयास किया है लोगों ने, वेडेन महोदय ने प्रयास किया है, विश्व की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से, और भारत की तरफ से नटवर झा ने किया, मगर दोनों ही असफल रहे। मान लो कि जैसे लिखा हुआ श्री राम क्लासेज में, इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बोर्ड पे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मान लो, तो ये जब नहीं पढ़ पा रहे तो है क्या? तो मतलब क्या है? तो यानी आज तक जब पढ़ोगे आप, तो किसी के मन के विचार लिखा हुआ पढ़ लोगे तो हमें पता लग जाएगा कि उनके भाव क्या थे, उनके भाव क्या थे। और देखिए, वो लोग
कई लोग जो होते हैं उन्होंने चित्र बनाए हैं, तो इससे ही पता लगता है। देखो अनपढ़ लोग होते हैं, वो लिख नहीं पाते तो चित्र से समझा देते हैं। कई बार देखा होगा आप कुछ कार्य करते हैं तो कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहते हैं। अनपढ़ आदमी भी अगर खेत में अगर मान लो सिंचाई कर रहा है, पानी खेत में फसल को पानी पिलाई कर रहा है, तो बैठा बैठा कुछ ना कुछ बनाता रहेगा। तो यानी ये कि इस चीज को इस प्रकार कहा गया कि वो लोग अपने मन के भावों को चित्रों के माध्यम से उकेरते थे, इसलिए इसको भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है, किलाक्षर लिपि कहा गया है, सर्पिलाकार कहा गया है, इसको गोमूत्र लिपि कहा गया है, इसको पृष्ठोभेदन कहा गया, पृष्ठोभेदम कहा गया है। 250-400 आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, वहां सी के नाच, वहां आपका सही होगा। मैं कंपटीशन बुक जो ऑथेंटिक बुक होती है उनकी बात करता हूं, उन्हीं पे बेस पे चलता है, ना कि किसी गाइड के आधार पर। जो राजस्थान के अंदर हिंदी ग्रंथ अकादमी है उनकी बुक्स है, और साथ में एनसीईआरटी की बुक्स है, तो हम उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। अच्छी बात है। हाँ, चित्र जो भी है वो चित्र लिपि तो है। चित्र मैंने लिखा ना, अक्षर लिखो चाहे चित्र लिखो, उनकी लिपि है। लिपि में चित्र अक्षर दोनों की बात होती है। अब देखिए आगे, अब हम आगे चल रहे हैं और आगे बात करेंगे। आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लें, आप आगे बढ़े। देखिए, अब देखिए, अब सही रूप से आपका अभी तक तो केवल हम यहां पर इसको, क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल की है, इसको पढ़ा नहीं जा सका। केवल मैंने वो मैटर दिया आपको कि भाई ये आदि ऐतिहासिक काल की क्यों है सभ्यता, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है उसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए। उस जर्नी, उस यात्रा को मैंने बताया। अब शुरू हो रही है आपकी हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। जब भी आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ोगे तो आप देखिए दो चीज साथ में आती है। डायरेक्ट हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सभ्यता के साथ में एक और शब्द आता है दोस्तों, वो आता है संस्कृति। क्या आता है? संस्कृति। अगर आप हड़प्पा पढ़ोगे तो हड़प्पा के साथ हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, सभ्य के साथ क्या आता है? संस्कृति। देखिए, आप जब आप सही ढंग से बैठोगे नहीं, सही ढंग से आप खाना नहीं खाओगे, तो लोग आपको क्या कहते हैं कि आप में सभ्यता नहीं है। ये सभ्यता शब्द, ये संस्कृति शब्द, बिल्कुल मनीष गुजर, जय श्री राम, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमें समझना होगा कि सभ्यता क्या चीज है और संस्कृति क्या। दोनों ही शब्द एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का एक दूसरे के बिना अर्थ अधूरा है। जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति भी नाम साथ में आता है। तो देखिए, सभ्यता किसे कहते हैं? सभ्यता कहते हैं, सभ्यता कहते हैं किसको? सभ्यता कहते हैं यानी भौतिक अवशेष जो आपको प्राप्त होते हैं। जैसे मान लो कि भौतिक अवशेष कैसे, जैसे मान लो कि मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, कहां? श्री राम क्लासेस डिफेंस एकेडमी किशनगढ़ में। समझना आपको मैं क्या कहना, मेरे भाव क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं यहां पढ़ा रहा हूं। मान लो कि धरती पलट जाए, धरती पलट जाए और हम धरती के अंदर चले जाएं। जब हम धरती के अंदर चले जाएं, मान लो कई वर्षों बाद, कई शताब्दी बाद लोग यहाँ आएंगे और मान लो उस धरती की खुदाई करेंगे, उत्खनन करेंगे, तो कहते हैं कि अंदर से क्या निकलेगा? जैसे मैं निकलूंगा एक पेन लेकर, लाइट पेन लेकर, और यानी मेरे पीछे बोर्ड निकलेगा, डिजिटल बोर्ड निकलेगा। अब वो लोग क्या करेंगे? वो लोग कहेंगे कि जैसा मेरा कंकाल मिलेगा कि अच्छा ये तो मानव का कंकाल है, और हाथ में क्या है? एक लाइट पेन है और एक पीछे बोर्ड है। तो वो सोचेंगे यहाँ पर डिजिटल शिक्षा का प्रचलन था। तो यानी डिजिटल बोर्ड भौतिक अवशेष है, लाइट पेन भौतिक अवशेष है, मेरा कंकाल जो मिलेगा भौतिक अवशेष है। तो ये भौतिक अवशेष जो है, मगर इन भौतिक अवशेष में का प्रयोग किस में होता था? वही क्या हो जाएगी? संस्कृति। वही क्या हो जाएगी? संस्कृति। कि डिजिटल बोर्ड मिला है, लाइट पेन मिला है, एक व्यक्ति का कंकाल मिला है, तो ये काम किस में आते थे? तो वो कहेंगे कि ये तो डिजिटल बोर्ड मिला, इसका मतलब वहां डिजिटल शिक्षा चलती थी, लाइट पेन था, इस पेन से लिखा जाता होगा, और एक कंकाल मिला यानी ये मानव पढ़ाता होगा, ये टीचर वहां पर सेवाएं दे रहा होगा। मगर ये किस काम में आ रही है? कि ये शिक्षा के काम में आ रही है। तो शिक्षा क्या बन जाएगी? आपकी संस्कृति बन जाएगी। तो आपको समझना क्या है कि भौतिक अवशेष जो निश्चित एक कालखंड में मिलते हैं, अगर एनसीईआरटी की परिभाषा आप लेते हैं, एक निश्चित कालखंड, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और एक निश्चित अवशेष जो आपको प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं?
सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। भौतिक अवशेष का मिलना सभ्यता है, उनका प्रयोग संस्कृति है। जैसे उदाहरण के लिए कि आपको शिवलिंग मिला, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, आपको मनके मिले, आपको मृदभांड मिले, आपको मोहरे मिली। अब इनका प्रयोग किस में होता था? जो मृदभांड, मोहरे और शिवलिंग और पशुपतिनाथ की मूर्ति है, सब क्या है? भौतिक अवशेष है। वो लोग जैसे मनके मिले भौतिक अवशेष है, मनकों की माला पहने थे, आभूषण के रूप में इस्तेमाल किया, तो वो क्या हो जाएगी? उनकी संस्कृति हो जाएगी। यानी हमें वर्षभ का चित्र मिला, पीपल का चित्र मिला, तो वो तो क्या भौतिक अवशेष है, मगर इसका प्रयोग किस में करते? पूजा पाठ में करते थे, तो वो क्या बन जाएगी? उनकी संस्कृति। तो आप और हमको ये समझना होगा कि सबसे पहले कि सभ्यता क्या होती है, संस्कृति क्या होती है। सभ्यता भौतिक अवशेष होते हैं, संस्कृति उन भौतिक अवशेषों का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो क्या कहलाएगी? आपकी संस्कृति कहलाएगी, कल्चर। अरे भाई, मंदिर में मूर्ति मिली है, मूर्ति है भगवान की, वहां हम जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, आरती भजन कर रहे हैं, तो वो हमारा कल्चर है। हम वहां जाकर तिलक निकालते हैं, तो वो हमारी संस्कृति है। जबकि मंदिर क्या है आपका? वो आपकी सभ्यता है। मेरा कहने का मतलब यह है। तो यहां पर हमें क्या मिले? पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। उन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही इस सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज से पहले इसका एक इतिहास पढ़ते हैं कि किस प्रकार ये सभ्यता चली और कैसे इसको प्रकाश में लाया गया, कैसे हम इसके पास पहुंचे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले क्या आएगा? हड़प्पा सभ्यता की अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी देने वाला कौन? देखिए, हड़प्पा सभ्यता की एक अंग्रेज अधिकारी आया था जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। 1826 में वो आया, उसने हड़प्पा की यात्रा की, 1921 में खोज हुई। मैंने पूछा क्वेश्चन, जानकारी किसने दी सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की? 1921 दयाराम साहनी माया, आपने अच्छा दिया, मगर हम बात कर रहे हैं कि यहां पर सर्वप्रथम जानकारी किसने दी। तो देखिए आप, चार्ल्स मेसन। 1826 में कौन आता है भारत में? चार्ल्स मेसन। कहते हैं कि 1826 में आया चार्ल्स मेसन, और यहां पर उसने हड़प्पा का यात्रा की, हड़प्पा को देखा, उसको लगा कि यहां पर कुछ है, उसको लगा कुछ अनूठी चीजें हैं, कुछ नायाब यहां पर उसको साक्ष्य लगे। और उसने क्या किया? 1826 से चार्ल्स मेसन ने क्या की? हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी दी। तो देखिए आप, अगर क्वेश्चन पुटअप जाता है कि हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी देने वाला कौन है, तो वो है भाई साहब चार्ल्स मेसन। कौन है? चार्ल्स मेसन। और चार्ल्स मेसन ने कब दी ये जानकारी? दी 1826 के अंदर। किसकी जानकारी दे रहा है? हड़प्पा की। किसकी जानकारी दे रहा है? हड़प्पा की। आपसे क्वेश्चन देखो, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीकेनाज जॉन मार्शल कौन था? बेटा, जॉन मार्शल डायरेक्टर था इसका, ना की खोज करता है, ना ही जानकारी देने वाला है। वो इसका डायरेक्टर, निदेशक है, सीकेनाज। आएगा बेटा, उसका आगे जैसे आएगा आपको बता दिया जाएगा। 1826 में, और कहते हैं कि फिर ये 1900 1826 में आया, कुछ समय भारत में रहा, फिर ये इंग्लैंड चला जाता है, और वहां जाकर क्या करता है? 1842 में चार्ल्स मेसन क्या करता है? 1842 में क्या करता है? एक लेख प्रकाशित करवाता है। एक लेख, एक लेख छपवाता है, एक मैगजीन के अंदर एक लेख छपवाता है, लेख प्रकाशित करवाता है। उस लेख में क्या लिखता है कि भारत में हड़प्पा नामक स्थान पर सभ्यता है।
क्या कहता है कि भारत में हड़प्पा नामक स्थान पर, हड़प्पा एक गांव था। कई बुक्स में देखो कई लोग अलग अलग विचार है, कोई कहता गांव है, कोई कहता स्थान है, कोई कहता क्षेत्र है। बस हमें यह समझना कि हड़प्पा एक है नाम, उसको गांव मानो, चाहे क्षेत्र मानो, चाहे नगर मानो, चाहे कुछ भी मानो। अब गांव क्यों मान ले हम? क्योंकि हड़प्पा तो एक विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, तो शहर होना चाहिए। अब लोगों के अलग अलग विचार है, अलग अलग बातें हैं। बस आपको तो एक चीज ध्यान में रखना कि हड़प्पा नामक स्थान पर, यानी 1842 में ये कहा गया, इंग्लैंड गया और लंदन गया। वहां जाकर इसने एक लेख प्रकाशित कहा किया और कहा कि हो सकता है कि मेरे को साक्ष्य मिले, जो मुझे लगा कि शायद भारत में एक सभ्यता हो सकती है, एक स्थान हो सकता है। उसका जिक्र किया हड़प्पा सभ्यता का। मगर कहते हैं कि इस समय किसी का ध्यान नहीं गया, किसी ने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया, इसके लेख पर ध्यान नहीं दिया। किसी ने भी इसकी बात को, समय देखो, समय कई बार होता है कि आप जो बात कहते हैं उसका पता कुछ समय बाद लगता है। मान लो आप मुझे कोई बात सही कह रहे हो और मुझे इस समय फील नहीं होता है, कुछ समय बाद उसकी, अगर यार उन्होंने कहा था यार कि वास्तव में ऐसा था, तो ऐसा इसके साथ हुआ। चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले जानकारी दी 1826 में, और 1842 में गया इंग्लैंड, लंदन, और वहां जाकर एक लेख प्रकाशित किया, एक मैगजीन में कुछ छपवाया। और क्या लिखा कि भारत में हड़प्पा नामक स्थान पर एक सभ्यता विकसित हो सकती है। एक सभ्यता नुमा मेरे को ऐसी जानकारी मिली। देखिए, अगर आप पढ़ेंगे, अब आएगा माया, अब आएगा आगे, थोड़ा शांति रखें। अच्छा अच्छा, ए सी के नाज जमीर खान, ओहो, बिल्कुल बिल्कुल, आपका मोस्ट वेलकम है। तो देखिए, 1842 में एक लेख प्रकाशित किया, भारत में हड़प्पा नामक स्थान पर एक सभ्यता हो सकती है। यह बात उसने जाहिर की, मगर उसकी बात तक किसी का ध्यान नहीं गया, वो ध्यान नहीं खींचा गया। अब देखिए आगे, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक व्यक्ति की एंट्री होती है भारत में, और वो व्यक्ति आता दोस्तों, जो अभी सी के नाज ने कहा कि 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की जनक अलेक्जेंडर कनिंगम, उसकी एंट्री होगी। देखिए 1851 से लेकर, डायरेक्ट आप उस पर मत जाओ माया, 1861 में पहले हमें देखना कि किस प्रकार उन्होंने स्थापित की, इसकी स्थापना की। देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग की, देखिए 1851 से 1853 ईस्वी की बात है। यहां पर हड़प्पा का हड़प्पा का हड़प्पा का सर्वेक्षण होगा। सर्वेक्षण हुआ, और सर्वेक्षण करने वाला कौन था? अलेक्जेंडर कनिंगम। तो आप ध्यान रखना, हड़प्पा का सर्वप्रथम, सेकेंड, आज आप ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, हड़प्पा का सर्वप्रथम मानचित्र बनाया। कौन सा मानचित्र? सर्वेक्षण मानचित्र। सर्वेक्षण मानचित्र बनाने वाला कौन? ध्यान रखना, पहली बार मैप तैयार किया, अंग्रेजी में जिसको हम मैप कहते हैं, मानचित्र बनाने वाला कौन हड़प्पा का? वो है अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम, जिसको इतिहास में कहा जाता है, बुक्स में आप देखते हैं, ए कनिंगम, ए के कनिंगम। ए के कनिंगम,
ध्यान करना, इसने जब मानचित्र बनाया और कहते हैं वहां पर जो उत्खनन में जिनको कुछ चीजें मिली, इसको उसने देखा, सर्वे किया, वहां पर इसको अलग अलग बेहतरीन जो नायाब जो वस्तुएं मिली, उन वस्तुओं को इकट्ठा किया और कहा कि इसके लिए क्या बनाया जाना चाहिए, एक ऑडिटोरियम होना चाहिए, संग्रहालय। और इसने साहब अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक संग्रहालय बनाया जाए। तो कहते हैं कि 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। कहां हुई दोस्तों? बंगाल में। बंगाल में कहां? कलकत्ता, बंगाल। देखिए, हम यहां पर कहेंगे इसको भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कहां हुई? 1861 में, कलकत्ता, बंगाल। वर्तमान इस बंगाल को कहा जाता है पश्चिम बंगाल। अभी तक बात जो चल रही है दोस्तों, अविभाजित भारत की बात चल रही है। अविभाजित भारत में बंगाल था, और जैसे ही भारत का विभाजन होगा 1947 में, एक पूर्वी बंगाल बन जाएगा और एक पश्चिमी बंगाल बन जाएगा। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में होगा, पश्चिम बंगाल भारत में होगा, जो आज कलकत्ता पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल मत लिख देना, ध्यान रखना बंगाल 1861 में। और इसी के लिए इसको कहा जाता है, नोट डाल के आप लिख सकते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? वो व्यक्ति है अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आप ये भी ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा हुआ आया हुआ है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। और आप देखिए, मैंने शुरू में क्लास ली, उसमें बताया था कि अगर हम बात करते हैं ग्रंथों के हिसाब से बात करते हैं, तो भारतीय इतिहास का जनक ग्रंथों में किसको माना गया है? महर्षि वेद व्यास को महाभारत लिखा गया। आपको पता होगा 1000 साल तक इसका निर्माण चला। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, 5000 इसमें पेज है, 24,000 से अधिक श्लोक है। और मगर ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए ऐतिहासिक दृष्टि से कि भारतीय इतिहास का जनक कौन है, तो वो आता है 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जिसका नाम है मेगस्थनीज। वो आगे जब हम पढ़ेंगे मौर्य काल, वहां पर हम चर्चा करूंगा, यहां पर मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं भारत के उस काल की तरफ जो आज से 4 से 5,000 साल पुराना काल है, उसकी बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय इतिहास का जनक ऐतिहासिक दृष्टि से, तो वो होगा मेगस्थनीज, जिसने इंडिका बुक लिखी, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व आया था। तो ये भी आप ध्यान में रखें। अब देखिए आगे, ये 1851 और 1853, 1851 से 1853 में हड़प्पा का सर्वेक्षण हुआ, सर्वे किया गया, इंस्पेक्शन हुआ। यहां पर करने कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। उसने इसको जगह को सर्वे किया, और सर्वे करके क्या किया? यहां का मानचित्र तैयार किया, मैप तैयार किया। जब मानचित्र बनाने जब लगा, तो उसको कुछ अलग वस्तुएं अलग ही काल की नजर आई, और उन वस्तुओं को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके भारत में 1861 में क्या कर दिया? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम में। इसका मुख्यालय कहां है? बंगाल, कलकत्ता, बंगाल। और इसी को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास कैसी रही? आपके व्यूज आने चाहिए। अधिक से अधिक क्लास को लाइक करें, शेयर करें। आप जितने जुड़ेंगे उतने ही श्री राम में ऊर्जा आएगी। हमारे सर जो श्री राम जी है, उनमें ऊर्जा आएगी, और हम मेरे में भी ऊर्जा आएगी। हम कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का साथ बना रहा, मुझे काफी अच्छा लगा। पूरी श्री राम
कोचिंग क्लासेस डिफेंस एकेडमी किशनगढ़, आप सभी का फिर मैं इसकी तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं खान सर, और सभी दोस्तों को, सभी लाडलों को यानी गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी जो अगली मैथ्स की क्लास है वो दूसरे लिंक पर चलेगी। मैंने एक लिंक और भेज रखा आपको, और जिसके पास लिंक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अपने चैनल पर आप थोड़ा देर रहिए, जाएगा मत। वीडियो एक दूसरा लाइव आ रहा है, उस पर मैथ्स चलेगी। हाँ मोनिका सर, क्लास अच्छी रही है, बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा अच्छी रही है। थैंक यू मोनिका। सूरज चौहान थैंक यू। अभी मैथ्स की क्लास के अंदर आज का जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है और बढ़िया टाइप है, बहुत अच्छी ट्रिक देखेंगे हम। अपना चल रहा है लाभ और हानि। लाभ हानि में आज अपनी चौथी क्लास है, जिसमें प्रश्नों का लेवल बढ़ चुका है। आज जो प्रश्नों का लेवल है बहुत अच्छा है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इसको बेसिक भी बताऊंगा आपको और ट्रिक भी समझाऊंगा। तो जल्दी से ये तैयार रहना आप दूसरे लिंक के लिए। इस पे मैं रोक रहा हूँ इस लिंक को, ये जीके के लिए था, ठीक है। अगला जो लिंक मैंने भेज रखा ग्रुप के अंदर, आप देख लो एक बार, वो मैथ्स के लिए है। उसे शेयर भी कर दो ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट लाइव आ जाए, ठीक है। बस 2 मिनट वेट करिए आप, मैं इसको बंद करके नया स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके बाय ना, पूरा बाय नहीं है, थोड़ी देर के लिए बाय, वापस आ रहा हूँ मैं। सर मैं तो हाँ सर मैं तो लाइव क्लास ले रहा हूँ, सर फ्री होकर चेक कर दीजिए, मैं लाइव चल रहा हूँ सर। मेरी सिर्फ आपको व्हाट्सएप कर दिया है। ओके सर, मैं देख लूँगा।